अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज जिन मौज़ूआत पे बात होगी सबसे पहले उसमें शामिल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से फैसला जो रिफॉर्म्स और जो कानून साजी 2023 की तारीख में की गई थी वो कायम रहेगी और आने वाले वक्त में उसको नोटिस आर्टिकल 184 तहत के हवाले से जो केसेस थे उन लोगों को प्रोबेबली राइट होगा कि वो रिव्यू में जा सकें या इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर सकें। और ये जुडिशरी की प्रायोरिटी थी। चीफ जस्टिस साहब ने जो पहला केस लगाया था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का था, क्योंकि वो जाती तौर पर खुद भी बेंचेस की तश्कील पे एतराज उठा चुके हैं। उनका एक वाज़ेह स्टांस रहा है। लेकिन इन 5 समातों में एक फीडबैक है जो हमसे शेयर कर रहे हैं। कुछ नाकिदीन हैं जिन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा साहब जिस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं वो शायद वो ज़्यादा बेहतर टेम्परामेंट का मुजाहिरा नहीं कर रहे। ये तनकीद है जो कि इसलिए आ रही है क्योंकि इसको लाइव स्ट्रीमिंग के तहत दिखाया गया। जब एक चीज़ पब्लिक हो जाती है तो उसके लिए फिर ज़हनी तौर पे आपको तैयार भी रहना चाहिए कि उसके ऊपर रद्द अमल आएगा। तो जो जजेस का कंडक्ट था, जितना जजेस ज़्यादा बात कर रहे थे, वकला कम बात कर रहे थे और इंटरनेशनली इसके बिल्कुल बरअक्स प्रैक्टिस है। और ख़ास तौर पे काजी फायज ईसा साहब के बारे में ये एक तनकीद बड़ी सामने आ रही है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये हमारी चूंकि वो चीफ जस्टिस हैं और वो एक बहुत जिम्मेदार ओहदे पे हैं, तो ये आई होप ये फीडबैक उन तक पहुंचेगा क्योंकि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं इंसाफ को लेके, जुडिशरी की परफॉर्मेंस को लेके, जिन लोगों के खिलाफ केसेस बने फौरी इंसाफ को लेके। तो अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में कुछ इस तरह का फीडबैक आए लाइव स्ट्रीमिंग के बाद कि वो अगले को मौका नहीं दे रहे बोलने का, या उनकी कॉलीग्स के बारे में जो 15-16 जजेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस बात को संजीदगी से बहुत लेने की ज़रूरत है। माजी में भी हम लोग इस बात पर एतराज़ करते रहे कि जजेस हमें कार्रवाई में और रिमार्क्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये जो आपको समात थी इसमें आपको रद्द-ए-अमल ज़्यादा नज़र आ रहा है। और हालांकि इंटरनेशनली भी इस बात की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है कि जजेस ऑब्जर्व ज़्यादा करें। तो मुझे यकीन है कि प्रोफेशनली जुडिशरी को इसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग की बदौलत इस क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहें। और ये कोई अच्छा शुगन नहीं होगा कि अगर नए चीफ जस्टिस के ऊपर इतने कम वक्त में इस तरह के एतराज़ात आना शुरू हो जाएं। एक और बहुत अहम खबर जिसके हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने 9 सितंबर को अपना टेन्योर पूरा किया और उसके बाद वो निगरान सेटअप में शामिल हो गए नए सदर के मुंतखब होने से पहले, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि कॉपरेशन होना चाहिए और माफ़ी तलाफी होनी चाहिए। और ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पहले भी मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ उनकी मुलाकातें होती रही जो साबिक सेनेटर थे कि नेगोशिएशंस हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पीटीआई कुछ बैकफुट पे चली जाए। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने जब ट्राई किया कि मुज़ाकरात हों तो वो नाकाम रहे। उसकी वजह था कि वो शायद एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा कर रहे थे बजाय कि वो एक फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन करते। लेकिन अब निगरान सेटअप में एक नई इख्तियार के बाद जब वो ये बात कह रहे हैं तो इस बात की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि जब से ये निगरान सेटअप है और जब से उनका मुंतखब सदर का दौरानी ख़त्म हुआ, ये पहली ऐसी सियासी स्टेटमेंट है जो आरिफ अलवी साहब ने दी है। अब देखना है कि इसका रद्द-ए-अमल कैसा आता है। वो एग्जैक्टली किसको कह रहे हैं कि आपको पीटीआई को माफ़ कर देना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि वो दोबारा चाहते हैं कि पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हों या 9 मई के वाक़यात पे कुछ अरकान को माफ़ी मिल जाए या इमरान खान को माफ़ी मिल जाए? क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद साइफर केस का भी जब फैसला सामने आएगा या फर्द जुर्म आयद की जाएगी तो उसके बाद ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है। ये कहा जा सकता है कि आरिफ अलवी साहब अपने फॉर्मर कॉलीग को बचाने के लिए या उनकी पार्टी के सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए नई कोशिशें कर रहे हैं, ताज़ा कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन लगता ये है मुतल्लिका हलकों के पास आप जाएं या उनसे पूछें, लगता है कि आरिफ अलवी साहब की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। लेकिन निगरान सेटअप में एक सदर की हैसियत से दोबारा पीटीआई के हवाले से कहना कि कोऑपरेशन होनी चाहिए और फॉरगिवनेस माफ़ी मिल जानी चाहिए, तो ये इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि इदारे जो कि इमरान खान से सख्त नाराज़ है 9 मई के बाद, और हम बार बार कहते हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि वो जेल से बाहर आएंगे या किसी तरह की टॉक्स हो सकती हैं। उसके बाद से आरिफ अलवी साहब का ये ट्राई करना शायद वो फिर अपना एज अ पीटीआई मेंबर इम्प्रेशन मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून बाज़ाब्ता कानून बनने पे ये कहा था कि मेरे सिग्नेचर नहीं है और मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या उनके इस बयान को कोई कंसिडर करेगा या नहीं? लगता ये है कि आरिफ अलवी साहब को कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इसका।
और एक और बड़ी अहम खबर जिस पे बात करते हैं, आपने देखा है कि बार बार जो पाकिस्तान के निगरान फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निगरान वजीर आजम है, निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो इकोनॉमी को ले लेके एग्रेसिवली स्टेप्स की बात करते हैं, जिसमें से एक रीसेंट अनाउंसमेंट ये थी कि पाकिस्तान की जो 10 लॉस मेकिंग एसओईज हैं, पीआईए, स्टील मिल्स और जिनमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जांपल 175 बिलियन तो सिर्फ पीआईए में रिस्ट्रक्चरिंग के हैं और इनफैक्ट उनके ऊपर लोन है, डेट है। तो पीआईए ने ये दरख्वास्त की कि हमारे रिस्ट्रक्चरिंग और हमारी डेवलपमेंट में पैसे डाल दें, हम इस काबिल नहीं है कि पैसे वापस कर सकें। और ये सिर्फ एक इदारे का मैं आपको फिगर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ पाकिस्तान की लॉस मेकिंग एसओईज के बारे में बात करें, जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप देखें तो आपको बहुत मायूसी होगी। लेकिन इतना बड़ा स्टेप एक निगरान गवर्नमेंट के नीचे लिया जाना, पहले कहा था कि इन सबको प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि पीआईए को तो प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन स्टील मिल्स और जो 10 डिस्कोज हैं जिसमें बिजली चोरी की बिजली तकसीमकारी की शदीद शिकायत हैं, अरबों की बिजली चोरी हो रही है, 500 बिलियन की का तो पिछले साल का फिगर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टेप्स पहले लग रहा था कि हुकूमत प्लान बना चुकी है कि अगर उसने प्राइवेटाइज करनी है तो किस किस इदारे की करनी है, लेकिन अब रीसेंट अनाउंसमेंट के बाद फवाद हसन फवाद, जो कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की भी काबीना का हिस्सा रहे, बड़े कंसिडर करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट श्योर क्यों नहीं है कि किस इदारे को प्राइवेटाइज करना है और किस इदारे को प्राइवेटाइज नहीं करना। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया और उसके बाद जो कमीशन की रिपोर्ट आई, उससे पता चला कि पीटीसीएल तो प्रॉफिट में जा रहा था। तो ये एक ऐसी गलती है जो कि नहीं दोहराई जानी चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन के अंदर, तो उसमें उसका जो मेन पर्पस है वो यही रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना की जाए, ट्रांसपेरेंट भर्तियां की जाएं और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब बिकें तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो। लेकिन हमने ये देखा है कि जब रैंडम प्राइवेटाइजेशन हुई है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक की कराची में हो, चाहे वो पीटीसीएल की हो, चाहे वो पीआईए की हो, चाहे वो डिस्कोस की हो, वो तब तक नहीं कामयाब हो सकती जब आप उसके बारे में एक वाज़े पॉलिसी ना हो और आपको एग्जैक्टली फ़र्क आपने बताया ना हो लोगों को कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिहाज से आपकी क्या पॉलिसी और तैयारी है, और जो हिस्सा आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके हवाले से आपकी क्या तैयारी और क्या पॉलिसी है। ये पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन को एक अच्छा इकदाम समझा जाता है, लेकिन तब तक आप इसको अपने हक में बेहतर नहीं करार दे सकते जब तक आपको यकीन ना हो कि कोई ऐसी इंटरप्राइज है जो वाकई नुकसान में जा रही है। जैसे मैंने आपको पीटीसीएल की मिसाल दी कि पीटीसीएल मफाद में थी, वो नफ़ा में जा रही थी, लेकिन फिर भी उसको प्राइवेटाइज कर देगा और बाद में उसको ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जो पीआईए है, माजी में भी जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात की गई तो तब भी हमने नहीं देखा कि पीआईए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 38 तैयार हैं तो 10 शायद ग्राउंडेड है, और इंटरनेशनली पायलट्स की स्टेटमेंट्स के बाद और कुछ जो हमारे साबिका मिनिस्टर थे उनकी स्टेटमेंट्स के बाद भी बड़ी हमें एम्बेरसमेंट का सामना हुआ। तो गवर्नमेंट नीड्स टू बी एश्योर्ड कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस के साथ। और एक बड़ी हम्बल सजेशन है कि इतने ज़्यादा फ्रंट्स निगरान गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं, अफगान तालिबान के साथ भी आपने अपने ताल्लुकात को रिविजिट करना है, अफगान महाजरीन को भी देखना है, गैर कानूनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी देखना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल भी करना है, सीआईएफसी पे भी काम करना है, सीपैक को भी इफेक्टिव बनाना है, और कुछ और भी इंटरनेशनल फ्रंट्स हैं, रशिया और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को भी रिवैम्प करना है। तो इतने सारे फ्रंट्स में जो ऐसी चीज़ें जिसका सिर्फ बज़ाहिर ये इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद आप जल्दबाजी में करें या तैयारी के बगैर करें, उसको रोक लेना चाहिए। तो जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है वो आप ज़रूर करें, लेकिन एक सवाल यहाँ पे बहुत अहम है कि जितनी तकसीमकार कंपनीज हैं क्या इतनी ही होनी चाहिए या इनको कम करने की ज़रूरत है, या जो बिजली तकसीम कर रही हैं उनमें मजीद छोटी कंपनियां बनाने की ज़रूरत है। तो पहले ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए, मुझे यकीन है कि इसको गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, वहाँ पे बड़े ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं। पहले आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के हवाले से उनकी मैनेजमेंट बेहतर करें। पहले ये देखें कि क्या मेरिट पे मैनेजमेंट लगाने से चीज़ें बेहतर हो रही हैं या सबको ही प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको प्राइवेटाइज अगर आप पूरे इदारे को करेंगे तो आपको पियोन से लेके एमडी तक
पूरा प्राइवेट सेक्टर से भर्तियां करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इसको आधा प्राइवेटाइज करेंगे और आधा पब्लिक रखेंगे, जो कि इंटरनेशनली ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, तो वो उसमें भी बहुत फायदा होता है कि एटलीस्ट आपको एक चेक, एक गवर्नमेंट का भी एक चेक रहता है, और ये भी इंश्योर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है नहीं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हुकूमत की रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स के हवाले से ज़्यादा तैयारी नहीं है, और ये फैसला थोड़ा जल्दी में कर दिया गया है कि इनको प्राइवेटाइज करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।